गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम हमारी यूनिट 2 दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 आता है मनी मीनिंग एंड फंक्शंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मनी को समझने से पहले हमें बार्टर सिस्टम समझना पड़ेगा कि पहले के ज़माने में, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सालों पहले, हम बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे, इसीलिए पढ़ते हैं। देखो, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है, मनी इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि मनी तब तक आई ही नहीं थी। तो अब हम मनी के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक इंसान है। ठीक है, एक इंसान है, इसको जो है, ये अपने इसको ए नाम दे देते हैं। ए के पास क्या है, इसके पास शूज़ हैं। ठीक है, अब एक और इंसान है, बी है उसका नाम, उसके पास वीट है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इस ए को चाहिए वीट और बी को चाहिए शूज़, तो ये दोनों आपस में अपने गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, वहीं पे ऐसी ही सर्विसेज हो जाएंगी कि जैसे ए है वो बार्बर है और बी जो है उसे पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, तो ए क्या करेगा कि वो उससे बी से पढ़ाई कर लेगा और बी जो है वो अपने बाल जो है ए से कटवा लेगा। ठीक है, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते थे पहले जब मनी नहीं आई थी। ओके, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है यूज्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी के इन्वेंशन से पहले यूज़ किया जाता था बार्टर सिस्टम। एज नीड्स वर सिंपल लिमिटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्योंकि पहले की जो नीड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। आजकल तो नहीं भी, हमें घूमने भी जाना है, हमें हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना। लेकिन पहले की जो नीड्स थी वो बहुत ही सिंपल थी कि हाँ, मुझे वीट मिल जाए, शूज़ मिल जाए, मुझे कुछ खाने को मिल जाए, बस लिमिटेड थी। ठीक है, आजकल तो अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब एक ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, और थर्ड है अनकॉम्प्लिकेटेड। इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती थी, राइट, कि एक ही इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ए को वीट भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए और उसको फ़ोन भी चाहिए, लेकिन उसके पास देने को तो कुछ है नहीं, या फिर देने को बहुत कुछ है और चाहिए कुछ नहीं। ठीक है, कुल मिला के अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। थर्ड पॉइंट इसमें आता है द नीड्स ऑफ बोथ द इंडिविजुअल्स गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, और वो अपनी नीड्स से सेटिस्फाइड हो जाते थे, बहुत बड़ी बात है। आजकल अगर जैसे मान लो कि बी ने इसको वीट दे दी, लेकिन ये वीट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसको भी क्या क्या चाहिए, इसको भी राइस भी चाहिए, ज्वार भी चाहिए, बाजरा भी चाहिए, तो फिर भाई वो सेटिस्फैक्शन वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले के लोग क्या करते थे, सेटिस्फाई हो जाते थे कि हाँ भाई वीट मिल गया, ठीक है, हम इसी को बना के खा लेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो अब मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया कि फार्मर है, उसके पास वीट है। ठीक है, और एक वीवर है, यानी कि जो क्लोथ्स बनाता है, क्लोथ्स को बुनता है, उसके पास क्लोथ्स हैं। तो फार्मर वीट जो है वो वीवर को दे देगा और वीवर क्लोथ्स जो है वो फार्मर को दे देगा। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया, गुड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया, राइट। A farmer receives clothes from a weaver in exchange of wheat. On the other hand, weaver receives wheat in exchange of cloth from farmer. राइट, तो इन दोनों का काम हो गया एंड ये लोग सेटिस्फाइड भी हैं। चलो, अनदर नेम क्या है बार्टर सिस्टम का, सीसी इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं, कि मतलब इसमें हम बस कमोडिटी से कमोडिटी को ही एक्सचेंज करेंगे, मनी इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी। ओके, अब क्या हुआ ना कि बार्टर सिस्टम में ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने लग गई। अब कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आने लग गई, और डिफ़िकल्टीज़ पहली बात तो आने ही क्यों लग गई। तो पहली बात तो ये है कि देखो, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया था और उसने डेवलप करना शुरू कर दिया था, तो दिक्कतें आने लग गई बार्टर सिस्टम में कि ऐसे नॉर्मल एक्सचेंज नहीं हो सकता, दिक्कत आ रही है। ठीक है, और दूसरा, लोगों की नीड्स और वांट्स जो है ना वो डाइवर्सिफाई हो गई। ठीक है, डाइवर्सिफाई मतलब कि एक ही इंसान को अब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए, वो बस एक ही चीज़ से सेटिस्फाई होकर नहीं बैठने वाला चुप, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो डाइवर्सिफाई हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी है बार्टर सिस्टम की। 5 डिफ़िकल्टीज़ हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफ़िकल्टी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। चलो, साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, तो अब देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एक इंसान है, ठीक है, उसको वीट चाहिए, है ना। ये वाला जो हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें ए को क्या है, वीट
ए को क्या है, ए के पास क्या है, शूज़ हैं, ठीक है, ए के पास शूज़ हैं, बी के पास वीट है। तो अभी तो क्या हुआ कि इन दोनों को मिल गया, इसके पास वीट था और ए को वीट चाहिए था, तो इसने इसको वीट दे दिया। लेकिन और यहाँ पे ए के पास शूज़ थे और बी को शूज़ ही चाहिए थे, तो इसने इसको शूज़ दे दिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब जैसे बी को जो है वीट तो है उसके पास, लेकिन ए को वीट नहीं चाहिए, तो दिक्कत आ गई ना। और जैसे ए के पास शूज़ हैं लेकिन बी को जो है शूज़ नहीं चाहिए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कि ये दिक्कत आने लग गई। तो पहला तो क्या है कि हमें कोई ऐसा इंसान मिले जिसको हमारे पास जो चीज़ हो वो चाहिए भी हो, है ना। और दूसरा, हमें कोई ऐसा इंसान मिले पहला तो ऐसा इंसान ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। और दूसरा कि हमारे पास जो चीज़ है, जैसे बी के पास वीट है तो ए को भी वीट चाहिए हो, है ना। भले ही उसके पास शूज़ हैं पर क्या पता उसको वीट नहीं चाहिए हो, लेकिन हमें तो शूज़ चाहिए, है ना। तो ये दिक्कत आने लग गई। तो दो डिफ़िकल्टीज़ मतलब कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यही है कि मतलब कोइंसिडेंस ही होगा कि मतलब जैसे हमें कोई मिल जाए जिसके पास वीट हो और उसे शूज़ चाहिए हो, है ना। पहले तो ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, और अगर मिल गया तो भाई वो तो बहुत कोइंसिडेंस की बात है ना। वांट्स यानी कि उसकी भी वही ज़रूरत हो, उसको भी वही चाहिए हो जो हमें उससे चाहिए, राइट। तो यही है साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर एंड सेलर, कि उनकी आपस में जो म्यूचुअल वांट है ना वो पूरी होनी चाहिए, सेलर और बायर की, राइट। सो बार्टर सिस्टम कैन ऑपरेट ओनली व्हेन द टू पार्टीज आर विलिंग टू एक्सेप्ट ईच अदर प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर्स, राइट। कि भाई विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है, कि सामने वाले को जो हमारे पास है वीट है वो चाहिए हो, राइट, तभी जाकर के बार्टर सिस्टम ऑपरेट हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट वीट इन एक्सचेंज ऑफ क्लॉथ, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पर्सन, ठीक है। और दूसरा, इट इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट। ये दो इसमें पॉइंट मेन है कि पहला उस इंसान की इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा ऐसा कोई पर्सन हमें मिलना भी तो चाहिए जो हमसे बार्टर एक्सचेंज करने में रुचि रखता हो, राइट। सबसे पहले तो फाइंड द पर्सन, ये एक डिफ़िकल्टी है कि ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरा कि उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए बार्टर करने की, राइट। और फोर्थ पॉइंट में हमें लिख देना है कि सो बार्टर सिस्टम लैक्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, हर एक पॉइंट के यानी हर एक डिफ़िकल्टी के आपको बस 3 से 4 पॉइंट्स लिखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चाहो तो एक एग्जाम्पल लिख दो, राइट, जैसे वो ए और बी वाला मैंने बताया। सेकंड डिफ़िकल्टी आती है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको समझते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। चलो पढ़ते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इफ़ अ पर्सन वांट्स टू एक्सचेंज देम फॉर अदर प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, राइट, कैन नॉट बी डिवाइडेड। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हॉर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। कि मतलब जैसे एक इंसान है उसको हॉर्स चाहिए और एक इंसान है जिसको शूज़ चाहिए, जिसके पास शूज़ हैं, है ना। तो अब जैसे हम एक्सचेंज करेंगे तो शूज़ के बदले में हम इतना बड़ा हॉर्स तो दे नहीं सकते, है ना। और हॉर्स को ऐसे आधा काट के तो दे नहीं सकते, या फिर उसके हाथ पैर ऐसे दे नहीं सकते ना अलग अलग, तो हॉर्स तो पूरा जाएगा। तो हॉर्स अब हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते, और वो भी सिर्फ एक मतलब एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए इतना बड़ा हॉर्स देना, तो ये भी एक मतलब वो है कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो हम जो है हॉर्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं अगर हमें शूज़ चाहिए तो। सर्विसेज कैन ऑल्सो नॉट बी डिवाइडेड, सर्विसेज को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। कैसे कि मतलब जैसे मैं किसी को पढ़ाने गई, ठीक है, उन्होंने उसके बदले में मुझे वीट दे दी, लेकिन अब तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप तो हमारे छोटे बेटे को भी पढ़ा दो, हमारी बड़ी बेटी को भी पढ़ा दो, तो भाई तुम लोगों ने वीट तो मुझे थोड़ा सा ही दिया है ना, तो मेरी सर्विसेज ऐसे डिवाइड कैसे हो सकती हैं, राइट। फोर्थ आता है इसमें पॉइंट, द पर्सन वुड नॉट बी एबल टू कट द हॉर्स इन स्मॉल पीसेज टू मैच द वैल्यू ऑफ शूज़, है ना। वैल्यू ऑफ शूज़ तो बहुत ही कम होगी, लेकिन हॉर्स की वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा होगी ना, तो आप हॉर्स को शूज़ से कंपेयर ही कैसे कर सकते हो, पहली बात तो। और उसके बाद अगर देना भी है तो शूज़ के बदले थोड़ी ना दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ के बदले देंगे, राइट। थर्ड डिफ़िकल्टी आती है
लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम मेजर नहीं कर सकते, राइट। सो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैव डिफरेंट वैल्यूज़, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सचेंज द लोअर वैल्यू ऑफ गुड्स विद हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है, जैसे कि पिछली डिफ़िकल्टी में हमने देखा था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी में कि हाई वैल्यू गुड हमारा कौन सा था, हॉर्स, है ना, और लोअर वैल्यू गुड कौन सा था, शूज़। तो अब क्या हो रहा है कि हम तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, राइट। तो हम कैसे, मतलब इनकी वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए ना अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो। अगर हम शूज़ के बदले में वीट भी ले रहे हैं तो हमें कितना वीट लेना है ये कैसे मेजर करेंगे। जैसे मैं किसी को वीट दे रही हूँ और वो अपने घर से मतलब एक इतना सा कंटेनर ले आया, ठीक है, इतना सा बाउल ले आया और उसने बोला कि इसमें वीट दे दो और उसके बदले में मैं आपको शूज़ दे दूँगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि शूज़ की वैल्यू ज़्यादा है और इतनी सी वीट की वैल्यू कम होगी, राइट। और अगर जैसे शूज़ देने भी हैं तो क्या पता कि वो इतना बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा कंटेनर लिया है कि भाई इसमें मुझे वीट दे दो और मैं उसके बदले में शूज़ दे दूँगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो भाई कितनी क्वांटिटी में एक्सचेंज करना है वो कैसे पता लगाएंगे कि 1 किलो 2 किलो ऐसे, है ना। अब तो मनी आ गई है तो 1 किलो 2 किलो, लेकिन पहले पता नहीं था तो फिर इसीलिए डिफ़िकल्टी आने लग गई मेजर ऑफ़ वैल्यू में कि कैसे मेजर करें गुड्स की वैल्यू। सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाएगा देयर इज़ नो कॉमन मेजर यूनिट, मेजर मतलब यूनिट, ठीक है, वैल्यू टू मेजर गुड्स सो दैट एक्सचेंज कैन बी डन इन इक्वल रेशोज़, कि इक्वल रेशोज़ में एक्सचेंज हो सके ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है, राइट। कि मतलब 1 kg वीट में हम जो है 1 kg शुगर एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, ऐसी कोई यूनिट नहीं है, राइट। एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सचेंज क्लॉथ इन रिटर्न ऑफ वीट, डिफ़िकल्ट टू डिसाइड द अमाउंट, कि अगर हमें क्लॉथ एक्सचेंज करना है वीट के बदले में तो कितना क्लॉथ दें, कितना मीटर क्लॉथ दें, कितने केजी वीट में, राइट, ये डिफ़िकल्टी है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर द एक्सचेंज रेशो इज़ फिक्स्ड रैंडमली। तो हम अब क्या करते हैं, एब्सेंस है कॉमन मेजर वैल्यू का, तो इसीलिए हम क्या करते हैं एक्सचेंज रेशो जो है कुछ भी मतलब रैंडमली फ़िक्स कर लेते हैं। तो फिर अब ऐसे रैंडमली तो कुछ हो नहीं सकता है ना कुछ फिक्स्ड होना चाहिए, राइट। इन विच वन ऑफ द पार्टी जनरली सफ़र्स, तो अब उसमें क्या होता है कि कोई ना एक पार्टी को जो है सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि आपने ऐसे रैंडमली कुछ भी कर दिया है तो एक पार्टी को तो सफ़र करना ही पड़ेगा, राइट। कि अगर वो स्मॉल कंटेनर में वीट ले जा रहा है और शूज़ दे रहा है तो फिर वो सफ़र कर रहा है, और वहीं पे अगर वो बड़े कंटेनर में वीट ले जा रहा है और उसके बदले में शूज़ दे रहा है तो फिर शूज़ देने वाला सफ़र करेगा, राइट। फोर्थ डिफ़िकल्टी आती है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज, इसको एक और नाम है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कमोडिटीज़ लाइक फ्रूट्स, वीट, राइस, वेजिटेबल्स आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, ये ख़राब हो जाते हैं। फ्रूट्स अगर आप आज लाए हैं तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, वीट राइस में भी कीड़े लगने के चांसेस हैं, एंड वेजिटेबल्स भी ख़राब हो जाती है, राइट। सो देयर वैल्यू डिक्रीज़ विद पैसेज ऑफ टाइम, एंड उनकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है कि राइट, अब वो किसी काम की नहीं रही, वो रॉटन हो गई, सड़ गई, तो फिर उनकी वैल्यू तो कम होगी ना, उनको कौन ख़रीदेगा, है ना। फ्रूट्स विल बी रॉटन और नॉट रिमेन फ्रेश एनी मोर एज दे आर टुडे, ठीक है, कि आज जैसे वो फ्रूट्स हैं ताज़ा जो हम लाए हैं वो 1-2 दिन बाद उतने फ्रेश नहीं रहेंगे और वो रॉटन हो जाएंगे। तो हम उन्हें कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो स्टोर करके नहीं रख सकते, राइट। स्टोरेज ऑफ दीज कमोडिटीज़ रिक्वायर ह्यूज स्टोरेज कॉस्टिंग फॉर फ्यूचर, और अगर जैसे मान लो मुझे स्टोर भी करना है फ्यूचर के लिए उन कमोडिटीज़ को, तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाएगी। कैसे कि अगर मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखना है तो मुझे उनके लिए रेफ्रिजरेटर ख़रीदना पड़ेगा, तो इट्स अ वेरी बिग कॉस्टिंग, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि अगर मुझे वीट और राइस को बड़े बड़े गोदामों में पैक करके रखना पड़ेगा, राइट, उनको मतलब उनमें कीड़े ना लगें इसके लिए मुझे उनमें दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, राइट। तो ये हमारी फोर्थ डिफ़िकल्टी थी, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज, कि हम स्टोर नहीं कर सकते हैं कमोडिटीज़ को। डिफ़िकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स, दैट मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स, कि अगर जैसे आज मैंने किसी से 10 रुपये लिए हैं तो फ्यूचर में मैं उसे 10 रुपये दूंगी, तो क्या पता वो 10 रुपये की वैल्यू जो है 100 रुपये हो गई हो, या फिर वो 10 रुपये की वैल्यू जो है वो 90 हो गई हो। तो या तो वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो सकती है या फिर डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है, तो ये डिफ़िकल्टी आती है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स किसको बोलते हैं कि या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो, ठीक है, उधार वाली ट्रांजैक्शंस हो कि आज हमने ले लिया और फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ फ्यूचर में पेमेंट करना हो, राइट।
Second is it is very difficult in barter system of exchange as number one, the commodity may lose or gain in the value of commodity in future. ठीक है कि आज जैसे उस कमोडिटी की वैल्यू जितनी भी होगी तो फ्यूचर में या तो लूज़ करेगी या फिर गेन करेगी कमोडिटी अपनी वैल्यू, राइट। सेकंड क्या आता है डिफ़िकल्टी बार्टर सिस्टम में कि पेरिशेबल गुड्स जैसे कि फ्रूट्स ग्रेन्स कैन नॉट बी केप्ट फॉर मोर देन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट। सो पेरिशेबल गुड्स यानी कि जो पेरिश हो जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं, फ्रेश नहीं रहते, ऐसे गुड्स जैसे कि फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, वीट, राइस, ऐसे। तो इनको हम ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो इनकी वैल्यू भी फ्यूचर में गिरेगी बढ़ेगी, उससे भी डिफ़िकल्टी होती है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।